अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक कंफर्ट सेशन। आज का कंफर्ट सेशन जो है वो अदबी हिसाब से और जहाँ पे लिटरेचर की बात होती है उसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आज के गेस्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने अपनी हिस्ट्री में ड्रामास भी लिखे, उन्होंने अपनी हिस्ट्री में पोइट्री भी की और उन्होंने उसके अलावा कॉलम निगारी भी की और उसके अलावा सफ़रनामे भी लिखे। उनका जो नाम है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत यूनिक दर्जा रखता है कि ख़ास तौर पे उनका नज़म कहने का अंदाज़ पूरी दुनिया में उसने पाकिस्तान को एक बहुत ऊंचा नाम दिया। और जहाँ पे भी जाएं, जहाँ पे भी नज़म की बात हो, जहाँ पे भी गज़ल की बात हो, तो उनका नाम जो है वो बड़ी इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं मोहतरम अमजद इस्लाम अमजद साहब की, कि जो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि ही इज़ गोइंग टू बी जॉइनिंग अस टुडे लाइव फ्रॉम लाहौर। और वो हमारे साथ आज के कंफर्ट सेशन के मेहमान होंगे। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ पर्सन लाइक हिम कि जिन्होंने इतनी एक आला किस्म की शायरी और उसके अलावा ड्रामे और उसके अलावा कॉलम जो हैं वो लिखे, जिससे हमारी एक सोच को, मुआशरे की सोच को एक अच्छा रुख मिला और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा कि जिसको फिर हमने आगे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया और पाकिस्तानी मुआशरे की सोच को अच्छी तरह निखारने में उनका बहुत बड़ा एक किरदार है। तो अब मैं उनको इनवाइट करूँगा इस शो के अंदर। इनविटेशन भेज दिया है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी उल्टी आ रही है तो आप ठीक हुई है आप? हाँ जी, हाँ जी, नो इट्स ऑल राइट। ठीक है, हाँ जी। क्या मेरा ठीक है? आपकी अब तस्वीर फिर ठीक है? स्टक हो गई है, लेकिन आवाज आ रही है। फिर स्टक हो रही है तस्वीर तस्वीर स्टक हो रही है, आवाज आ रही है? बाकी सेशंस में तो किसी के साथ कोई मसला नहीं। बाकी तो मैं आज कई दिन से रोजाना कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक आती है। आई डोंट नो है। अच्छा, क्या मसला है। इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं आप? अब इंस्टाग्राम पे पहली दफा इंस्टाग्राम पे पहली बार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो फिर कोई इशू नहीं होगा शायद, वो कुछ सॉफ्टवेयर का आपका शायद अपडेट नहीं हुआ होगा, कोई इस तरह का मसला। तो हम फिर इसको ऑडियो से ही कंक्लूड, ऑडियो से ही रखें अगर आपकी इजाजत हो। अगर नहीं आ रहा तो फिर ऑडियो से रख लें, मजबूरी है क्या किया। हाँ जी, हाँ जी, शायद बीच में फिर हो जाए। हाँ, नहीं मेरे ख्याल में वो जी इंस्टाग्राम ही गालबन नहीं है, मैं ऑन नहीं किया हुआ। किया है ना ये अभी। जी, वो कई दफा होता है सॉफ्टवेयर अपडेट का या कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से शायद हो रहा हो कोई हाँ प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में। जी 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 जी। चले हम आगाज करते हैं। क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे चल रहा है आपकी कोरोना में जितना ठीक हो सकता है बंदा। वो तो है। और कैसा चल रहा है क्वारंटीन आपका? क्वारंटीन वो हमारी उम्र में तो वैसे ही आप देखें ना, बड़े जो बच्चे होते हैं वो वैसे ही पाबंद कर देते हैं कि आपने निकलना नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल मेरा सही तो है। क्वारंटीन बड़ा सख्त चल रहा है। हम्म। ऑलमोस्ट यानी तकरीबन समझे तो 1.5 महीना हो चला है। जी 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 जी। तो घर ही टाइम गुजार रहे हैं, किताबों में कोई नई चीज लिख रहे हैं, क्या आपकी रूटीन चल रही है? बहुत लिखा इन दिनों, बहुत लिखा मैंने, शायरी बहुत की है, बहुत नज़में लिखी अच्छा हैं, बहुत और बहुत कुछ लिखा। हाँ, अच्छा बाकी अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना बाकी तो रहता ही है, लेकिन लिखा मैंने बहुत है। अच्छा, इसका मतलब है कि क्वारंटीन से जो हमारे जैसे आपके फैन है उनके लिए तो बड़ा अच्छा फिर साबित हुआ कि आप कोई नई चीज लिख रहे हैं उनके हाँ, लेकिन मेरा ख्याल में इसका कोई और बंदोबस्त हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। लिए। वो तो है, वो तो है। आपको मेरी तस्वीर आ रही है सही नजर? हाँ, आप बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, सही है। चलिए बस आगाज करते हैं फिर इसका सेशन का। तो पहले तो अंकल बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें। इट्स वेरी ऑनर फॉर अस टू हैव यू ऑन दिस शो। ये हमने बस शुरू किया था इसी तरह लोगों को जरा एक अच्छे तरीके से, आजकल खासतौर पे क्वारंटीन में जो टाइम है उसमें काफी लोग बड़े नेगेटिव सोचे हैं और बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो ये इसी तरह हम सेशन में आप जैसे लीडर्स को और आप जैसे लोगों को बुलाते हैं कि जो अच्छी बातें करके और अपनी बातों से उनको जरा एक मुस्बत चीजों की तरफ उनका रुख बदलते हैं, उनकी सोच का। आप ठीक कह रहे हो। असल में बात ये है कि जो हमारे यहाँ कोई 25-30% आप कह लीजिए पढ़े लिखे लोग हैं, जो किताबें पढ़ते हैं या जिंदगी को मुख्तलिफ तरह से, यानी अपनी सिर्फ सिर्फ जिंदगी गुजारना जो है उनका मकसद नहीं है, उसके अलावा भी कुछ, तो उनके लिए तो कोई इतना मसला नहीं है।
असल मसला वो है, वो जो 70% हमारे लोग हैं जिनकी बेचारों की जिंदगी जो है वो आम जानदारों की सतह पे गुजर रही है, तो उनके लिए ना उनकी कोई हॉबीज इतनी होती हैं ऐसी तामीरी किस्म की, ना उनको कोई मुताले वगैरह का ज्यादा शौक होता है। तो वो उन लोगों में मैं देखता हूँ कि और उनको एहसास भी बहुत कम होता है, यानी सिचुएशन की जो ग्रेविटी है उसका जी एहसास जी। भी कम होता है, और अगर एहसास हो भी तो उनकी मजबूरियां जिम्मेदारियां कुछ इस तरह की होती हैं कि उनके लिए उन दोनों को बराबर साथ साथ चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा जो अहम काम है वो यही है कि कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए, क्योंकि किसी एक एक्सट्रीम पे जाके हम इस मसले को मजीद खराब कर देंगे। तो बेहतर यही है कि लोगों के साथ ये उनको एहसास भी दिलवाया जाए कि ये सारा जो चीज उनकी ज़हनी सेहत, उनकी जिस्मानी सेहत और उनकी मूवमेंट, ये सारी चीजें जो हैं उनको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आइंदा नस्ल के लिए और अपने बुजुर्गों के लिए, अब इन सब को थोड़े दिनों के लिए किसी ऑर्डर में लाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल चीज सही। अगर हम कर सकें एक्सप्लेन उनको और उन तक पहुंचा सकें तो ये ज्यादा जरूरी है। बाकी जहां तक आपकी बात है कि जिंदगी की रोशन साइड देखना, ये देखना कि जिंदगी आज जो, अगर वो जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि अगर कल नहीं रहा तो ये आज भी नहीं रहेगा, तो ये एक है कि जो भी तकलीफ का टाइम हो उसने भी गुजर जाना है, जिस तरह के खुशी का टाइम गुजर जाता है। तो इसलिए बिल्कुल। हमें अब कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस टाइम को एक तो प्रलॉन्ग ना करें अपनी तरफ से, और दूसरे इसको अपने ऊपर सवार ना होने। ये दो चीजें अगर हम कर लें तो कोई बात नहीं, ये ये भी निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसी जो वक्त है, जो आपने जिस तरह बात की है कि जो पहले कहते थे सियाने के भाई जो कल गुजर गया जो आज भी गुजर जाएगा, तो इसी तरह ये वक्त भी इंशाअल्लाह गुजर जाएगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती, रहे नाम अल्लाह का, बाकी सब चीजें गुजर ही जाती हैं, गुजरती रहती राइट। हैं, गुजरती गुजर जाएंगी। तो आपके अंकल कैरियर से बात स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह बड़ा इलस्ट्रियस कैरियर आपका रहा। आई मीन लाइक यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल के जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो अदबी हलकों में, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां पे भी अदब के चाहने वाले हैं वो बड़े इज्जत और एहतराम से लेते हैं, और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम जो है आपने रोशन किया। तो आपने अपने करियर का आगाज जब शायरी है वो किस एज से स्टार्ट की? हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इंडिया से भी इस वक्त मौजूद हैं, नॉर्वे से भी हैं, अमेरिका से भी हैं जो इस वक्त देख रहे हैं। तो आप हमें जरा प्लीज बताएं कि आपने पहली अपनी नज्म जो है वो कब लिखी, और आपको कब ये एहसास हुआ कि यार मैं तो वाकई मैं शायर बनने के लिए इस दुनिया में आया हूँ? असल में सलमान होता ये है, अगर आप गौर से अपने बच्चों को ग्रो करते देखें ना, क्योंकि अपना जमाना तो हमको भूल गया है, हमें पूरी तरह सही तरह याद नहीं है, तो हम इर्द गिर्द बच्चों को देखें तो हमें इस सवाल का जवाब बहुत बेहतर मिलता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो गॉड गिवन है। अब जो लोग खुदा को नहीं मानते वो इसका कोई और नाम रख लें, लेकिन ये है कि कुछ चीजें आपको बायोलॉजिकली, फितरी तौर पर, जेनेटिकली आपको मिलती हैं। मिसाल के तौर पर अच्छी शक्ल है, अच्छी आवाज है, अच्छा ज़हन है, अच्छी याददाश्त है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बगैर आपकी किसी कोशिश के मिल जाती हैं। अब उसमें होता ये है कि बहुत सारे लोगों में ये जो खूबियां, कोई एक्स्ट्रा खूबी जो उनको मिली होती है, उसको या डिस्कवर करने का मौका नहीं मिलता, या उनके इर्द गिर्द हालात ऐसे होते हैं कि वो चीजें सामने नहीं आ पाती। तो इसलिए ये दो सतह पर मैं समझता हूँ कि हर इंसान को स्ट्रगल करनी पड़ती है। एक अपने अंदर को स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपने आप को ये जानना कि मैं किस लिए बना हूँ, क्या चीज में बेहतर कर सकता हूँ, और एक उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उसको गाइडलाइन जो है वो देते हैं। इसमें किताबें भी आती हैं, इसमें बुजुर्ग भी आते हैं, दूसरी चीजें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो खुसूसियात होती हैं, खालिबन मेरा अंदाजा ये है कि ये कोई 5-6 साल की उम्र से इनका इजहार होना शुरू हो जाता है आमतौर पर, सही और 9-10 सही। साल की उम्र तक हम अगर गौर करें तो कुछ पता चलना शुरू हो जाता है कि इसका फितरी रुझान किस तरफ। इसीलिए आप देखते हैं कि यूरोप या अमेरिका में जो कैरियर ओरिएंटेशन है, जो बच्चों को स्कूलों में जो ग्रूमिंग होती है, तो हाई क्लास तक पहुंचते पहुंचते वो ये अंदाजा कर लेते हैं कि ये किस चीज के लिए ज्यादा, किस लाइन के लिए जिंदगी में ज्यादा मौजूद है,
इसी तरह ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो जैसे में स्पोर्ट्स हैं, जैसे म्यूजिक है, जैसे फाइन आर्ट्स हैं, तो इनके ट्रेड्स भी सामने आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इनको अर्ली एज में पकड़ लें और इनकी ग्रूमिंग करें तो आपका सफर निस्बतन जरा आसानी से हो जाता है। अदरवाइज थोड़ी सी देर लगती है, लेकिन ये अपने इज़हार करती जरूर। तो मैं ये समझता हूँ कि जब मैं छठी जमात में था स्कूल में, तो हमारे यहाँ एक बज़्म अदब होती, ये बड़ी अच्छी चीज थी। पता नहीं हमारे निज़ाम तालीम से क्यों इसको गायब कर दिया गया। तो इसमें यह था कि हफ्ते में एक पीरियड है जिसमें बच्चे जो हैं वो अदर देन देयर जो होता है तालीमी दरसी किताबें, उनके अलावा कोई बात करते थे। तो उसमें एक पीरियड में होता था कि मसलन कोई बच्चा कहानी सुनाता है, कोई बच्चा गाना सुनाता है, कोई बात करता है, कोई लतीफा सुनाता है, वगैरह वगैरह। तो मैंने आगे भी कई इंटरव्यूज में कहा कि मेरी एक मरहुमा खाला थी, वो नाबीना हो गई 2 साल की उम्र, तो वो हमें कहानियां सुनाया करती, बड़ी मजे मजे की कहानियां, उनको आता था, स्टोरी टेलिंग का फन आता था। तो मैं वही कहानियां जो है उसी को जब मुझे क्लास में कहा जाता था तो मैं थोड़ा सा एडिट करके उनको वो सुनाता था। मैं समझता हूँ कि ये जो एडिट करने का काम है, ये शायद अल्लाह ने जो सलाहियत मुझको दी थी चीज को, कैरेक्टर को समझने की, कहानी को, स्क्रीन प्ले को, जो उस वक्त मुझे पता नहीं था, लेकिन कहीं मेरे अंदर ये थी कि इस कहानी को मैं इतने स्पेस में रखूंगा और इस तरह से करूंगा तो ये ज्यादा बेहतर। तो नतीजा ये हुआ कि वो मेरा जो पढ़ने का शौक था और सुनने का, और लेकिन अब बयान करने का, मैं समझता हूँ कि ये बयान करने का जो शौक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने टीन एजेस में बच्चों को मौके दें अपने आप को एक्सप्रेस करने की। तो वो मुझे मेरे असातिज़ा ने दिए। 9th क्लास में मुझे स्कूल के रिसाले का एडिटर बना दिया। निशान मंजिल हमारा मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल का रिसाला था। तो जाहिर है मुझे तो उस वक्त पता नहीं था, लेकिन मेरे टीचर्स जो हैं वो यकीनन ये नोट कर रहे होंगे कि भी इसका हाफजा अच्छा है, ये शेर वजन में पढ़ता है, इसको बात करने का ढंग आता है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने एक इनकरेज मुझे किया। फिर जब मैं मैट्रिक के बाद आया इस्लामिया कॉलेज में, तो उस जमाने में वो जमाना था जब मैंने लिखना शुरू किया, और पोइट्री मेरी जो थी अभी कच्ची कच्ची थी वो, और एक रिसाला चांद होता था, एक मज़ाहिया उसमें मज़ामीन छपते थे, तो मैं उसमें नसर लिखता था और जो शायरी करता था वो हमारे जो क्रिकेट हम खेलते थे तो हमारे साथ के सलाउद्दीन हुसैन उनको कहते थे, वो चटान जो शोरश कश्मीरी साहब का रिसाला था उसमें काम करते थे। तो वहां वो मेरी गजलें जो है वो देते। तो इस तरह बहुत छोटी उम्र, आप समझिए कोई 15-16 साल की उम्र में मेरी चीजें छपना। जो पहली आपने लिखी थी गजल या नज़्म, वो कौन सी थी? वो जरा हमें सुना सकते हैं? वो क्या? वो नहीं, पहली का नहीं, असल में बताऊं किसी को भी पता नहीं होता, क्योंकि ये देखे आप ऐसे जैसे पूछे, मैं इमरान खान से पूछे या माजिद जहांगीर से पूछे या जावेद मियां से कि आपने पहला चौका कब मारा था, तो उनको कभी याद नहीं है, क्योंकि ये जमाना होता है नेट प्रैक्टिस का। इसमें आप नेट प्रैक्टिस करते हैं, वो जो स्किल आपकी है उसको शेप अप करते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैंने लिखी होंगी यकीनन, कच्ची पक्की चीजें जो है, मगर मैं असल में समझता हूँ कि चीज वही होती है जो कि स्टैंडर्डाइज हो, जो किसी मायार पे पूरी उतरती हो। तो वो गालिबन फर्स्ट ईयर में मेरी कुछ चीजें, कंदील एक रिसाला होता था हफ्तरोजा, और चटान होता था, एक शमा रिसाला फिल्मी होता था। तो इस तरह के रिसालों में मेरी चीजें कुछ छपना शुरू हुई थी, लेकिन वो बहुत कच्ची कच्ची चीजें थी, उनमें कोई मैंने बाद में रखी नहीं, अपनी किताबों में मैंने नहीं रखी। लेकिन वो जो मेरी 3-4 साल की नेट प्रैक्टिस थी, उन्होंने फिर आगे चल के मुझे ग्राउंड में खेलने का अच्छा मौका दिया। बड़ी चीज जो है, जो मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से मुझे शायर माना गया, या मुझे भी ये एहसास हुआ कि मैं शायर हूँ, वो 5th ईयर में जब मैं पहुंचा तो जंगे सितंबर हुई। अच्छा। मैंने एक नज्म लिखी, तो अहमद अजीम कासरी साहब उस फंक्शन में आए हुए। उन्होंने वो नज्म सुनी और फिर उन्होंने वो नज्म मुझे कहा कि आप मुझे दें, मैं इसको अपने रिसाले फनून में छापूंगा। फनून बहुत बड़ा अदबी रिसाला था, आप जैसे आप वगैरह और आप जानते हैं। तो वो मेरी पहली चीज थी जो किसी बड़े अदबी रिसाले में छपी। ये मेरे ख्याल में जनवरी 66 का जमाना होगा। वो कौन सी थी, वो जरा सुनाएंगे हमें? मट्टी, वो मुझे याद तो नहीं है, लेकिन उसका अनुमान मुझे याद है, वो मट्टी थी। मैंने बताया ना, जंगे सितंबर के हवाले से वो नज्म थी। वो मेरी किताब में तो किसी में नहीं आई, लेकिन उसने मुझे ये यकीन दिलाया या हौसला दिया कि मैं शायरी कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने
शायरी जो है वो शुरू की, और गजलें भी मैंने इस जमाने में बहुत लिखी। लेकिन हैरत की बात यह है और खुशी की भी एक तरह से कि मैंने 1974 में मेरी पहली किताब बरज़ख छपी। तो बरज़ख में मैंने सिर्फ नज़में रखी, उसमें मैंने कोई गजल, हालांकि मैंने बहुत गजलें उस जमाने में लिखी थी। मेरा ख्याल ये था कि शायद मैं नज़्म में ज्यादा बेहतर अपना इजहार कर सकता हूँ, और अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि आगे चल के मेरा ये अंदाजा सही साबित हुआ। और आज जब मुझे बतौर शायर लोग बात करते हैं तो वो मेरी नज्म के बारे में ज्यादा बात करते हैं, गजल के बारे में कम बात। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बल्कि जो आपने अभी पॉइंट रेज किया, मैं उस पर आपसे डिलिब्रेट करूंगा थोड़ा सा, कि आपने भी बात की कि जब आप स्कूल में थे तो रोज एक सेशन होता था इसके ऊपर, अदब हफ्ते के में, ऊपर। रोज नहीं, डेली नहीं, हफ्ते में। हफ्ते में। लेकिन आजकल के जो हमारे तदरीसी सिस्टम है उसमें ये चीज बिल्कुल नापैद होती जाती है। जब मैं क्रेसेंट मॉडल में था तो मुझे याद है ये फिर भी एक चीज थी, एक उर्दू सोसाइटी होती थी, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने किसी बच्चे के जबान से सुना हो कि कोई इस तरह की एक्टिविटी को दोबारा स्टार्ट किया गया। तो आपका क्या ख्याल है कि आप उर्दू साइंस बोर्ड के भी रहे, फिर डीजी भी रहे, और माशाल्लाह आपने काफी गवर्नमेंट्स को देखा भी, तो आपका क्या ख्याल है कि इस चीज के ऊपर क्यों नहीं तवज्जो है? लाइक हम क्यों इस चीज से पीछे होते जा रहे हैं कि हम इन चीजों को, आपके जैसे शायरों को, या फराज हैं, फैज साहब हैं, या हमारे जो राइटर्स हैं, मंटो हैं, जैसे आज मंटो की आज बर्थडे भी है, तो हम उनको क्यों नहीं री इंट्रोड्यूस करवा रहे? लाइक व्हाई आर वी सो शाय फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग आर्ट एंड कल्चर बैक इनटू आवर करिकुलम? देखो, इसका इसका जवाब जो है ना, वो मैं इस बात के पहले हिस्से से दूंगा कि आप ये देखें कि जब से ये इंग्लिश मीडियम हमारे यहाँ राइज हुआ है ज्यादा, तो उस वक्त से ये फर्क पड़ा। जैसे गवर्नमेंट स्कूल थे जब तक, जैसे क्रेसेंट मॉडल टाइप स्कूल जो के दरमियान में थे, अंग्रेजी मीडियम भी थे और अपनी तहजीब को भी साथ लेके चलते थे, तो वहां तक तो ये यानी 1980s तक आप समझिए, शायद 70s 80s तक ये कहीं। इसके बाद हमारे यहाँ ये जो रैट रेस चली है इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाने की, कि इसको अंग्रेजी पढ़ाओ, इसकी अंग्रेजी अच्छी हो, अंग्रेजी लिख सके, अंग्रेजी वगैरह वगैरह, तो उससे ये हुआ कि उर्दू और हमारी जो बाकी कौमी जबानें, जो हमारी मादरी जबानें हैं, उनको एक खास तरह से जैसे डी क्लास सा कर दिया गया, जैसे उनको छोटा करके एक साइड पे कर दिया गया। तो जब आप बच्चे के ज़हन में ये डाल देते हैं कि जो तुम्हारी मादरी जबान है वो कोई इतनी काबिल इज्जत चीज नहीं है, बल्कि अंग्रेजी में बोलोगे तो तुम पढ़े लिखे समझे जाओगे, तो उससे फिर ना जबान से ही नहीं कटता, वो जबान के अदब से भी कट जाता है, और अपनी मुआशरत, अपने मुआशरे, अपनी तारीख, बहुत सारी चीजों के साथ वो राब्ता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा क्रिमिनल एक्ट हमने किया है कि जो हमने इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों को ये इजाजत दी है कि वो उर्दू को और हमारी कौमी जबानों को इस तरह बच्चों से दूर कर। हमें अब तो खैर थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है एहतजाज करना, लेकिन बीच के 20-30 साल जो है, मैं समझता हूँ उसकी वजह से बच्चों का जो रुझान था किताब पढ़ने की तरफ या दूसरे आर्ट की तरफ, उसको एक खास तरह से आप कहिए उनको उनका रुख उधर से मोड़ दिया गया। अब अगर आप उस रुख को मोड़ कर दोबारा वापस ले आए तो मेरे ख्याल में नुकसान जो हो गया है वो तो हो गया है, लेकिन आइंदा नुकसान से बचा जाए। बिल्कुल ठीक। आप जब जाते हैं, आप माशाल्लाह पूरी दुनिया में आपको बुलाया जाता है, आप जाते हैं मुशायरों में जाते हैं, और आप उसके अलावा लिखते भी हैं। क्या आपने नोट किया कि आपकी ऑडियंस में यंग जो जनरेशन है 20s में, 25 में, उनकी तादाद में कोई आपको इजाफा नजर आया है पिछले ये 5-10 सालों में, या सिर्फ जो मेरी एज के 40+ या इस एज के लोग जो ज्यादा हैं, जिससे आप ये फील करते हैं कि यार ये जो यंग जनरेशन में शायरी, जो खासतौर पे उर्दू शायरी है, उसमें जो उसका रुझान जो है वो बहुत कम होता जा रहा है? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपकी पहली बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो 40 से ऊपर के लोग हैं और वो लोग जो पाकिस्तान से पढ़ लिख कर गए हैं वहाँ, उनमें एक नॉस्टैल्जिया सा भी है, थोड़ी सी उनकी हैबिट्स में भी आ गया अदब पढ़ना लिखना, तो वो लोग तो अभी तक जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके बच्चे या उनकी अगली नस्लें जो है उनका कोई ताल्लुक इससे नहीं है। अभी चंद बरस पहले पूरी दुनिया में एक रवाज चला था उर्दू की नई बस्तियां, अमेरिका में भी बड़े प्रोग्राम हुए, 2-3 साल मैं भी गया उसमें। एक प्रोग्राम में शिकागो में ही आपके इरफान भी सूफी भी वहां थे, तो हम वो कर रहे थे उसकी अपना, मैं उसका इत्तेफाक से सदर था, तो मुझे आखिर में कहा गया बोलने के लिए, तो मैंने उनको यही कहा कि ये जो आपने लिखा हुआ उर्दू की नई बस्तियां, मेरे सामने कोई 150-200 बंदे बैठे हैं, इनमें 3 लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम, 3 टोटल 150, तो ये किस तरह की नई बस्ती?
नई बस्ती तो तब होगी जब आपके बच्चे आएंगे, बच्चे आपके सामने बैठेंगे, वो सुनेंगे, वो बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, फिर तो ये नई बस्ती होगी। अब तो ये आपका नॉस्टैल्जिया है, आपके पास डॉलर्स हैं, आपने वो खर्चे, टिकटें हमारी थी, हमें होटलों में रखा, एक दो दिन मजे मजे की, हमने महफिलें विचफलें की और बस खत्म हो गया। तो ये कोई चीज नहीं है, असल चीज है। अब मुझे वहाँ के मसाइल का पता है, मैं क्योंकि वहाँ बहुत जाता रहता हूँ, मुझे अंदाजा है कि उस सोसाइटी में रहकर अपने बच्चों को अपनी जुबान सिखाना, अपना मजहब सिखाना, अपनी चीजें कितना मुश्किल है, ये वाकई बहुत मुश्किल, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो जहां हम और बहुत सारी चीजें करते हैं, मुश्किल चीजें, तो वहां मैं समझता हूँ, मैं जिस दूसरे बंदे से वहां बाहर मुल्क में पूछें कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो उसका जवाब होता है जी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। तो मैं कहता हूँ जिन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए हो, उनके लिए कर क्या रहे हो? वो तो आपने इनको दे दिए, वो इन्हीं की जबान बोलते हैं, इन्हीं को कपड़े पहनते हैं, इन्हीं की सोच है इनकी, इन्हीं को उन करते हैं, तो ये तुम्हारे बच्चे रहे कहाँ? तो अगर आप उनको चाहते हैं कि ये आपके अपने बच्चे हैं, तो फिर उनको अपनी हिस्ट्री के साथ, अदब के साथ जोड़ना जो है ये फर्ज है। मैं समझता हूँ कि इसका एहसास अब थोड़ा सा पहले की निस्बत बेहतर हो रहा है, मगर उतना बिल्कुल नहीं है जितना। यानी कि ये वही जो आपने बात की ना कि जो नॉस्टैल्जिया का एक जो है, जो हमारे जैसे लोग जिसका शिकार है, लाइक ये वो एक आखिरी जिसे कहते हैं ना, वो स्ट्रगल है, ये वो स्ट्रगल है जिससे हम गुजर रहे हैं कि यार कुछ नहीं। जैसे रेखता अब शुरू हुई, रेखता की उन्होंने वेबसाइट डेवलप की, फिर उसके अलावा एक दो और इस तरह की जो आपने जिस तरह जिस एक्टिविटी का नाम लिया, तो ये वो एक लास्ट पुश है जिसकी कोशिश की जा रही है कि उर्दू और खासतौर पर उर्दू अदब और उर्दू शायरी को अलाइव रखा जाए। लेकिन उसकी उतनी पजीराई अभी इसलिए नहीं मेरे समझ हो रही क्योंकि हमारी हुकूमतें जो है वो इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही। प्राइवेट तौर पे इंडिविजुअल अपने घर में जो अफोर्ड कर सकते हैं वो महफिल लगा लेते हैं, वो बुला लेते हैं, इनवाइट कर लेते हैं। लेकिन जो अलहमरा में या हमारे जो ये एक जो जगह है जो आर्ट की जो सेंटर्स हैं, वहां पे आप देखें तो वहां पे कितने हल्के किस्म के ड्रामे चल रहे हैं, वहां पे हल्की किस्म की महफिलें हो रही हैं। और जो अच्छी महफिलें हैं उनकी टिकटें या वो इतनी स्पॉन्सर कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप के थ्रू होती हैं कि उसमें आम आदमी जा ही नहीं सकता। तो आप कैसे ये, अब जब पुराने जमाने में जब अलहमरा में ड्रामे होते थे मिर्जा गालिब बंद रोड पे, या ड्रामा जिस तरह आपके ड्रामे पीटीवी पे जब आते थे, ड्रामा 83, ड्रामा 84, आपका ड्रामा घंटी था एक, तो मुझे अभी भी याद है। फिर उसके अलावा बेशुमार इस तरह की चीजें जो आम आदमी की एक्सेस में थी। लेकिन अब हमने आर्ट को इतना एक वीआईपी चीज बना दिया है कि वो वीआईपी कल्चर के थ्रू आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो उस तरह किस तरह इसका रूट बनेगा? वो तो कभी भी नहीं फिर रूट ले सकती सोसाइटी। आप बिल्कुल, मैं 100% आपसे मुत्तफिक हूँ। देखिए मैं आपको ये अर्ज करूं कि सरमाया जो होता है ना जी, वो अपना रुख खुद मुतय्यन करता है, क्योंकि सरमाए का बुनियादी मकसद मजीद सरमाया जमा करना होता है, एक्यूमुलेट करना होता है, प्रॉपर्टी नहीं। तो उसकी बात तो थोड़ी बहुत समझ में आती है कि जो खालिद सरमायादार आया है, जिसने एक टीवी चैनल खोला है या कोई ऐसा अदारा बनाया है पैसा कमाने के लिए, तो वो मेरी और आपकी जो बात है वो उसका मकसद नहीं है, ना उसका कोई ताल्लुक है वो। हाँ, अगर उसके पैसा कमाने के दरमियान हम इस्तेमाल हो जाए तो वो जरूर कर लेगा, लेकिन वो हमारे लिए बहुत नहीं है। लेकिन जहां तक सरकारी अदारे का ताल्लुक है, वो मैं यकीनन आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अब देखें कि आप जिन पीटीवी का नाम ले रहे हैं जो जिसमें ड्रामा 80s होते थे, वो पीटीवी तो अब भी मौजूद है, मगर वहाँ ड्रामा क्यों नहीं होता? वहाँ तनख्वाहें दी जा रही हैं, अरबों करोड़ों रुपए के वहाँ अब बजट है, और एक टके की वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आपके बिजली के बिल से हर महीने पेमेंट जाती है पीटीवी के लिए, 200-300 रुपया हर घर से लेते हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये असल में देखने वाली है। अब आप देखें, एक प्रोग्राम होता था जिसमें हम अपने गुजरे हुए बुजुर्गों को याद करते थे। फिर म्यूजिक के रात को कोई क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम होता था, कोई कवाली का प्रोग्राम है, कोई शायरी और अदब का प्रोग्राम है, कभी यशपाल साहब आके कोई जादिया जो है वो कर रहे हैं। तो ये बेशुमार चीज प्रोग्राम थी, बच्चों के लिए प्रोग्राम होते थे। लेकिन पीटीवी भी अब, यानी बाकियों को तो छोड़े, पीटीवी भी अब वो काम नहीं कर रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें पीटीवी को ठीक करने की जरूरत है कि इसको हम दोबारा एक तरह से जिसको कहते हैं रिचार्ज करें। और जहाँ वो इतने बड़े इनके स्टूडियोज हैं, इतने इनके पास वसाइल हैं, तो एक तो वो ये काम करें। दूसरा ये है कि जो हमारी मार्केट है जिससे ये कमाते हैं चैनल जो हैं, उन मार्केटों पर आपको ये हुकूमत को चाहिए कि कोई एक पाबंदी इस तरह की लगाई जाए कि आप 70% फर्ज कीजिए
आप अपनी कमोडिटी को फरोग के लिए जहां मर्जी स्टार दें, जिस तरह का मर्जी दें, लेकिन 30% जो है वो आप ऐसे शोबों को, ऐसे प्रोग्रामों को जरूर दें जिसमें एजुकेशन की बात हो, जिसमें लिटरेचर की बात हो, फाइन आर्ट्स की बात हो, हिस्ट्री की बात हो, म्यूजिक की बात हो, वगैरह वगैरह। तो ये अगर इस तरह की हम एक पाबंदी कोई लगाने की कोशिश करें तो जाहिर है सरमायादार को जब पता चलेगा कि भी मुझे स्टार मिलेगा तो वो प्रोग्राम भी बनाएगा। तो ये जो चैनल्स हैं उनको इस तरह से, और पीटीवी को मैं समझता हूँ कि दोबारा से रास्ते पर लाना चाहिए। देखिए चीजें बदलनी तो हैं, चीजें बदलनी तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन उनको इस तरह से नहीं बदलना चाहिए कि वो हर एक के हाथों से नहीं। आहिस्ता 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 चीजें बदलती रहे जिंदगी के साथ, तो कोई फर्क नहीं। बिल्कुल। आपका मैं बात करूंगा, आप अमेरिका की भी बात हो रही थी, तो आप जब परवीन शाकिर साहबा के साथ गए थे, जोलियट ठहरे थे उधर जाके, हाँ, तो उधर उस 84 वक्त में का कोई वाकया मुझे अभी भी याद है। आपकी एक लाइन आपने शायद लिखी थी आर्टिकल में, आपके बुक में है कि एरी में तो प्रेम दीवानी लगा हुआ था, और आप कहीं बाहर शायद निकले थे के साथ। नहीं वो ऐसा तो था, अल्लाह कोई बख्शे, हाँ, इरफान की बेगम थी ना मरहुमा सईदा, हाँ तो जी, उनकी, सईदा की आवाज भी अच्छी थी, इरफान की आवाज भी अच्छी थी, परवीन की आवाज, वो भी मुझे पहले दफा पता लगा कि वो उसकी आवाज अच्छा, गाने में भी। तो अब उनमें से वो 4 हम लोग बैठे हुए थे और सामने सिर्फ मैं था, क्योंकि बाकी तीनों तो गुलकार भी थे। तो वो उसमें मुझे याद है कि वो कोई जैसे होता है ना, एक गीत से दूसरा गीत, इस तरह की चीजें। तो वो रात के 3, 4, 5 घंटे जो है वो हम म्यूजिक के हवाले से, और जाहिर है उसमें पोट्री भी शामिल थी, तो ये बातें होती रही। लेकिन अब समझिए ये कि ये बात कोई 36 साल पुरानी है। तो इस बात के 36 सालों में अब इस तरह के मौके बढ़ने की बजाय कम होते जा रहे हैं कि जब हम एट लाइजर बैठकर इस तरह की बातें कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसके लिए फजा बनाई जाए तो ये हमारी आइंदा नस्लों के लिए बहुत। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप बताएं, आपका जो आपकी राइटिंग पे अब आ जाएं हम, कि आपने माशाल्लाह जो ड्रामे लिखे, लाइक दे वर वेरी कनेक्टेड विद जो हमारे सोशल प्रॉब्लम, जो मैं घंटी की अभी बात कर रहा था, लाइक वो उस जमाने में जो वालिदैन के ऊपर था कि उनकी जो बुढ़ापे की एज, और जिस तरह लोगों की मादियत की तरफ उनका एक जहन जा रहा है, और वो चीज अभी भी, यानी कि मैं इफेक्टिवनेस की बात कर रहा हूँ कि आज भी मैं 40+ मेरी एज है, लेकिन मैं कोई भी स्टेप लेता हूं तो ये चीजें मेरे जहन में होती हैं, क्योंकि मैंने ये देखी थी। तो आपने जब ये ड्रामे लिखे तो आपने फोर्स ही कर लिया हुआ था उस वक्त कि यार ये हम इस नहज पे जा रहे हैं, और हमारी जो अगली नस्लें हैं वो इस तरह जो है, वो ओल्ड एज होम के जो सिस्टम, और पेरेंट्स को डिसोन करना, या पेरेंट्स को एक तरह का बोझ समझना रखना, ये आपके जहन में फोर्स ही आपने इसको कर लिया, और इसलिए फिर आपने लिखी ये चीजें? नहीं, इतना तो नहीं कहना चाहिए कि फोर्स ही कर लिया, लेकिन मैंने फील जरूर हो रहा था कि हम इससे हटते जा रहे हैं, बहुत सारी अपनी वैल्यूज से हम दूर होते जा रहे हैं, और उनको रिवाइव करना चाहिए। बल्कि आपने देखा कि बारिश में, दहलीज में, समुंदर में, वक्त में भी मैंने हर ड्रामे में कोई ऐसा मौजू लेने की कोशिश की जिसमें कहीं ना कहीं उन वैल्यूज का जिक्र जरूर था जिनके साथ हम पहचाने जाते। देखिए हर मुआशरे की पहचान वैल्यूज होती है। अब यहाँ वैल्यूज के अच्छे या बुरे होने पे बहस नहीं हम कर रहे, सिर्फ यह है कि हर मुआशरा कुछ अपनी वैल्यूज के जरिए से पहचाना चाहता है। तो जब हम फेसलेस हो जाते हैं, जब आप अपने बुजुर्ग, अपने बच्चों को वो वैल्यूज ट्रांसफर नहीं करते, तो हर अगली नस्ल के साथ हमारा फेस जो है पहले वो ब्लर होना शुरू हो जाता है, दुनिया में हमारी पहचान नहीं रहती। तो उस पहचान को कायम रखने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने म्यूजिक से, अपनी पेंटिंग से, अपने ड्रामों से, अपने किताबों से उनको जिंदा रखें और अपने बच्चों तक पहुंचाते रहें, ताकि ये सिलसिला इस तरह चलता रहे और हम दुनिया में उंगली रख के ये कह सके ये हम हैं, यहाँ हम। बिल्कुल, तो अपनी प्लेस जो है, अपनी स्पेस जो है वो, जी अपनी स्पेस हमें जरूर डिफाइन करनी चाहिए, अपने बच्चों को बतानी चाहिए कि ये हमारी स्पेस है, इसी को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल। मैं इसीलिए मैं बार बार जो ये बात जो कर रहा हूँ, जो मैंने आपसे भी की, उस दिन कासमी साहब से भी बात हो रही थी, फिर इस तरह टीना सानी से बात हो रही थी, तो मैं यही मेरे जहन में आ रहा था कि जो जब तक हम जो ड्रामे हैं, ये आर्ट एक बहुत खासतौर पर विजुअल आर्ट एक बहुत पावरफुल मीडियम है,
और अगर इसको हम यूज नहीं करेंगे अपनी वैल्यूज और अपनी इन चीजों को इन्फोर्स करने के लिए, सॉफ्ट इन्फोर्स करने के लिए, तो तब तक हम जितने मर्जी लॉज बना लें, जितनी मर्जी हम इनकलाब लाने की कोशिश करें, लेकिन जब जो रॉट एक सेट हो गई हुई है मेंटेलिटी के अंदर, वो नहीं खत्म हो सकती। यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, और मैं यही कहता हूँ कि जो भी सोचने वाले लोग हैं वो, और जो इसको परफॉर्म करने वाले या अमल करने वाले लोग हैं, मिसाल के तौर पे हुकूमती इदारे जो हैं वो इस पर अमल करते हैं, और थिंकर जो हैं जो सोसाइटी में हर जगह पर हैं, उनका कोई खास शोभा नहीं होता, उनकी सोच को के लिए रास्ता जो है वो हमारी, मैं समझता हूँ कि जो हमारी हुकूमतें हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो हैं, वो गालिबन इस तरफ प्रॉपर तवज्जो नहीं दे रही हैं, और उन्होंने बहुत जल्दी हथियार डाल दिए। बस मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं पीटीवी को बहुत फोन करता हूँ, इसलिए कि जितना लोग एज ए प्ले राइट मुझे जानते हैं वो पीटीवी की वजह से जानते हैं। तो जब किसी और चैनल पे कोई बुरी चीज चलती है तो मुझे गुस्सा आता है, जब पीटीवी पे चलती है तो मुझे दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि मैं उसको ओन करता हूँ, या इस सितारे के साथ मेरा ताल्लुक है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीवी को फॉलो करना चाहिए था हमारे कमर्शियल चैनल पे। बदकिस्मती से हमारे कमर्शियल चैनल जो है उनको पीटीवी ने फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो चीजों को हम अपनी अपनी जगह पे अगर वापस लाके रखें तो फिर भी बहुत बेहतरीन है। और इसमें एक पॉइंट ये भी अंकल कि जो पीटीवी ने जो कोशिश भी की अगर, तो उसमें उन्होंने फोकस अपना रखा कि ये शायद स्टार पावर से ड्रामा बनता है, लेकिन वो ये चीज उनको समझ नहीं आती, पता नहीं क्या वहां पे बाबू बैठे हुए हैं, कि स्टार पावर इज द लीस्ट ऑफ इट, इट्स द कंटेंट। जो कंटेंट है, स्क्रीन प्ले है, जब तक वो नहीं होगा तो स्टार आप जितने मर्जी उसमें घुसा लें, वो प्रोडक्ट जो आपकी है वो बिल्कुल ही हल्की रहेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। असल में देखे ना, वही बात जो है, ये बड़ा अजीब सा एक संबंध हो जाता है। अब देखें, आपके यहाँ जो एडवर्टाइजर है, जो प्रोड्यूसर है, और जो देखने वाला है, इसमें चौथी किसी है वो जो परफॉर्मर, हीरोज वगैरह जो आप कह रहे हैं वो। अब ये तीनों जब एक लाइन में सोचना शुरू कर देते हैं तो पहले सबसे गठजोड़ किस में होता है? प्रोड्यूसर में होता है आकर, और जो एडवर्टाइजर है उसमें, उन दोनों का आपस में एक मिलाप होता है कि ये इस तरह की सस्ती चीज, या इस तरह की सेंसेशनल चीज, या इस तरह की एक, जिसको कहना चाहिए, जिसमें तजादात बहुत हो, टकराव हो, उससे लोग ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो हम ऐसी चीज बनाते हैं कि लोग उधर आएंगे और आपका इश्तिहार चलेगा और आपके वगैरह। तो इन दोनों के मिलाप से फिर आगे बाकी बुराइयां जो है वो ट्रैवल करती हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों का ये जो गठजोड़ है, यही हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, हर हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो कुछ दिखा रहे हैं हमारे बच्चों को दिखा, तो हर हुकूमत को ये चाहिए कि वो इनका जो हक है पैसा कमाने का वो रखें, वो कमाएं, लेकिन वो हमारी इज्जत की बुनियाद पर या हमारी वैल्यूज की बुनियाद पर वो पैसा जो है वो ना कमाएं। तो ये जरा थोड़ा सा एक है लाइन, इसको सीधा कर लें तो चीजें जो है वो ठीक होती हैं। बिल्कुल सही। आपने आपके जो माशाल्लाह ड्रामे हैं, जिसमें वारिस से जिससे स्टार्ट हुआ, फिर समुंदर, फिर वक्त, दहलीज, रात, आप क्या समझते हैं कि विच वन वाज योर, जिस वो कौन सा टाइम था जिस वक्त यू वर एट द पीक ऑफ योर क्रिएटिव, जिसे कहते हैं, जूसेस फ्लोइंग, एंड कि कौन सा आपका, विच वन डू यू थिंक इज योर फेवरेट स्क्रीन प्ले आउट ऑफ ऑल ऑफ देम? देखिए, पॉपुलैरिटी तो अब जैसा आप सब जानते हैं कि वारिस को ज्यादा मिली, और बिलाशुबा वो इसलिए ज्यादा मिली कि बहुत कम प्लेज आए हैं ऐसे जिनमें आपने कभी गौर करें तो कोई भी सीरियल हो 70s 80s में जो आते थे, एक या दो या मैक्सिमम 3 कैरेक्टर होते थे जो लोगों को याद रहते थे, बाकी सारे आते थे। अब ये एक ऐसा प्ले था जिसमें कोई 8-9 बंदे, 8-9 कैरेक्टर एट ए टाइम पॉपुलर हो, तो जाहिर है उसकी वो जो इंटेंसिटी क्या लीजिए आप, या वो फिर आकर वो जो चौधरी यशवंत आकर उसने एक खास अपनी एक शक्ल बना ली, और वो एक यानी पूरे उस पर हावी हो गया। फिर बाकी क्या, तो फिर उसका कंटेंट जो था, मैं समझता हूँ कि उसके कंटेंट में ये जो पहला ये ड्रामा था, तकरीबन इससे पहले जोग सियाल और कुछ आए थे, कि जिसमें रूरल हमारा जो देहात है वहां के लोग क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनकी एम्बिशंस हैं, क्या उनके एस्पायरेशंस हैं,
क्या उनके प्रॉब्लम है। ये इस तरह, अब 70% ऑडियंस तो आपकी वो थी, और वो 70% मजबूर होके आपके शहरी ड्रामे देखती थी, क्योंकि और कोई ड्रामा होता ही नहीं। जब उनको अपनी झलक नजर आना शुरू हुई तो उन्होंने उसको बहुत ज्यादा एक्नॉलेज किया। तो मैं समझता हूँ कि शायद इसकी एक वजह इसकी पॉपुलैरिटी की ये भी थी कि ये उस 30% ऑडियंस जो पहले फैसला करती थी कि कौन सा प्ले पॉपुलर है, ये 100% पे चला गया, और शायद इस वजह से इसको बहुत ज्यादा मकबूलियत भी मिली। मेरा ख्याल है स्क्रिप्ट वाइज अगर आप देखें तो वारिस और समुंदर और शायद रात, ये 3 ड्रामे जो है ये एज ए प्ले राइट मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर, ज्यादा कॉम्पैक्ट। वो एक और कैरेक्टर भी तो था आपका, वो जो इन्होंने किया था, क्या नाम था उनका, दिलावर, क्या नाम था वो जो बड़ा जबरदस्त विलन कैरेक्टर था आपका, वो कौन से ड्रामे का था? दिलावर, नहीं, दिलावर, महमूद असलम। महमूद असलम ने किया होगा, उसमें किया था उसने 2-3 उसने सीरियल किए, वक्त में भी उसने किया। हाँ, बिल्कुल दिन में उसका मेन कैरेक्टर था, दिन में उन्होंने बहुत अच्छा करा। अगर हशमत चौधरी हशमत के बाद अगर कोई विलन वाज जी वो बना था, नहीं किया था। जागीरदार वो बना था, बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा रोल किया, बहुत अच्छा किया था। अच्छा, जब आप वारिस आप लिखा और जब इसको व्हेन इट स्टार्टेड टू इसकी फिल्मोग्राफी शुरू हुई, तो आपका कितना इन्वॉल्वमेंट होती थी? लाइक आप सिर्फ यू वर जस्ट सिटिंग देयर, और आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते थे सीन्स की कॉम्पोजिशन और उसमें? बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी जी। असल ही बात है, एक तो यह है कि नई चीज का एक अपना शोर भी बहुत होता है, शौक भी बहुत होता है। दूसरी यह है कि उस वक्त कंपटीशन था नहीं, एक ही था, पीटीवी पे ही ड्रामा होता था। तो और वो ड्रामे का एक बड़ा अच्छा सिस्टम था उनका, कि उसमें आप देखें कि वो एक उनकी 5 जो जनरल मैनेजर थे 5 स्टेशन के, वो हर 3 महीने के बाद मिलते थे, और उसमें नए आइडियाज, हर स्टेशन आइडियाज लाता था, उन आइडियाज पर डिस्कशन होती थी, और उनमें से कुछ आइडियाज को वो अप्रूव करते थे और कहते थे कि इनका पायलट बना के लाओ। फिर वो स्टेशन वापस जाता था, फिर वो उसका पायलट बनाता, फिर वो पायलट दोबारा देखा जाता, फिर उसके बाद अगर उसको पास किया जाता था तब वो ऑन एयर जाता। तो ये एक इतनी मतलब आप समझ लीजिए मुश्किल मंजिल थी निकलनी, के 5 जो बड़े साहिब फेम ड्रामे के प्रोग्रामों के जो टॉप के लोग थे वो बैठ के स्क्रूटनाइज इनको करते। इसके बाद ये होता था कि उस जमाने में आजकल की तरह नहीं है कि पूरा ड्रामा पहले रिकॉर्ड हो जाए। उस जमाने में ड्रामे की कहानी जो है वो तो हो जाती थी, अभी ये कहानी होगी, लेकिन उसका स्क्रिप्ट जो है वो ऐसे होता था कि हम 5 स्क्रिप्ट जो है, मुझे अपना तजर्बा ये है कि 5 स्क्रिप्ट जब हम लिख लेते थे तो पहले की रिकॉर्डिंग शुरू होती। अब पहले की रिकॉर्डिंग शुरू होती थी और छठा लिखा जाता था, दूसरे की रिकॉर्डिंग शुरू होती थी तो 7वां लिखा। तो इस तरह वो जो फीडबैक थी वो भी उसमें आ जाती थी कि कौन सी चीज ठीक हो रही है, कौन सी नहीं हो रही, ताकि उसमें हमें करेक्ट करने की गुंजाइश मिल जाती थी। अब शायद करेक्ट करने की गुंजाइश नहीं होती, उस तरह से मिलती है। तो वो थी। फिर ये है कि मैं पढ़ाता था, कॉलेज में प्रोफेसर था, दोपहर 1-1:30 बजे छुट्टी हो जानी, रिकॉर्डिंग शाम को होती थी, तो सारी शाम जो है वो टीवी में ही गुजरती थी, या रिहर्सल में गुजरती थी, या रिकॉर्डिंग में बैठे हो। तो मैंने सारा ड्रामा अपनी आंखों के सामने रिकॉर्ड करवाया। यही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ 3, 4, 5 यानी 87 तक के जो सीरियल है वो तकरीबन मैंने खुद बैठ के करवाए। वंडरफुल, वंडरफुल। फिर तो हैंड्स ऑन और बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजा आता होगा। यू मस्ट बी मिसिंग दोस टाइम्स। हाँ जी, बहुत बहुत। अब देखिए ना, उस वक्त मुझे अपने एक्टर याद हैं कि हर एक्टर को अपना रोल पूरा याद होता था। अब आजकल आप अंदाजा कीजिए कि आजकल जो ड्रामे बनते हैं इनमें, मुझे, मैं नाम नहीं लेता, मुझे बड़े 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 एक्टरों ने बताया है कि जब वो सेट पे जाते हैं तो उनके हाथ में कागज दिया जाता है कि ये लाइनें बोल दो। अब उनको कुछ पता नहीं इससे पहले लाइनें क्या हैं, इसके बाद की लाइनें क्या हैं, ये सामने वाला जो बंदा है इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या। तो वो ये एक जिसको कहना चाहिए ना, वो जैसे मशीनी सा एक अमल है, तो उसके ड्रामे निकालने। उस जमाने में ड्रामे मुझे याद है, जावर याद मरहूम मुझे याद है, कमर अफ्ताब, जावर, मोहम्मद निसार हुसैन, नुसरत ठाकर, ये मतलब ऐसे लोग थे कि अगर 6 मिनट का सीन है और 6ठे मिनट में कोई गलती हुई है, पहले 5 मिनट ठीक है, मगर वो पहले 5 मिनट भी दोबारा करवाते कि इसका फ्लो जो टेम्पो जो है रहे।
अब आजकल आप देखते हैं म्यूजिक में भी यही हो रहा है, इतना इतना टुकड़ा गा के जोड़ के मशीनी उसे मशीन से बना देते हैं। तो वो मेहनत जो थी वो नजर आती थी हमारे सामने। बिल्कुल से हार्ट एंड सोल डालते थे उसके अंदर। अच्छा, अब बिफोर वी लेट यू गो, आपने कहा कि अभी आपने इस क्वारंटीन के दौरान कुछ लिखा है, तो हमें एक आजकल जो आपने लिखा है वो प्लीज जरा एक सुना दें, नज्म या गजल जौन सी है, और एक अपनी, एक मुझे उसकी हिस्ट्री आपसे पूछनी है। वो जो एक आपकी नज्म है, गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शौक जज्बे, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो वो तो बताएं। वो कहाँ पे बैठ के वो आपने वो 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 खुद अब हिस्ट्री बन चुकी है। तो जो चीज खुद हिस्ट्री बन जाए उसकी हिस्ट्री की तरफ क्या जाना है। नहीं, लेकिन हमें हमें बड़ी, मुझे खास तौर पर बड़ी क्यूरियोसिटी है कि वो जब आपने लिखा तो ये कोई लाइव चीज लग रही है, क्योंकि सामने से कोई चीज आ रही है और आपने उसको देख के फिर यू स्टार्टेड राइटिंग इट। ये ऐसे ही होता है, जिंदगी में ऐसे ही होता है कुछ चीजें। असल में देखें, मैं समझता हूँ कि जो आर्ट की जो फाइनल फॉर्म है ना, फाइनल शक्ल, जी। उसमें आपका तजुर्बा, आपका मुशाहिदा और आपका मुताला, ये तीनों चीजें कंबाइन होती हैं। और बाद औकात होता यह है कि तजुर्बा इतना स्ट्रांग होता है कि वो पूरी नज्म पर हावी हो जाता है, जैसे कि जैसे आप मिसाल दे रहे हैं। लेकिन आमतौर पर आप देखेंगे कि नज्म में आकर ये तीनों चीजें मिल जाती हैं। तो बस मेरे ख्याल में इसकी वजाहत यहीं तक है। ये आपने लिखी लाहौर में थी या कहीं बाहर की है? लाहौर ही में, ये लाहौर ही में, जब मैं ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ता था, मैं उर्दू कर रहा था, ये उस जमाने की ठीक है है, वही। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैच्योर इश्क के टाइम की है फिर। चले। असल में ये मैंने चलिए जी। ये कुछ चीजें लिखी मैंने। ये एक जी। गजल मैंने लिखी थी नहीं इसी, तो इसमें ये क्वारंटाइन का जो एक जो कहना चाहिए ना इंटरेक्ट, वो असर इस पर भी आपको नजर भी आएगा। ये एक गजल है, ये मैं आपको सुनाता हूँ, और फिर प्लीज मैं कोशिश करूँ अगर वक्त हुआ तो एक नजर भी आपको सुना दूँ। कि प्लीज। बंद हो जाएगी एकदम जिंदगी, ऐसे सोचा ना। बंद हो जाएगी एकदम जिंदगी, ऐसे सोचा ना था। ये जो अब हो गया ख्वाब में भी कभी हमने देखा ना। ये जो अब हो गया ख्वाब में भी कभी हमने देखा ना था। 4 दिन सैर की हमने बाजार की, लौट कर आ गए। 4 दिन सैर की हमने बाजार की, लौट कर आ गए। अपने वारे में कुछ भी नहीं आ सका, कुछ भी सस्ता ना। के वारे पंजाबी वाला लफ्ज है, पंजाबी। अपने बारे में कुछ भी नहीं आ सका, कुछ भी सस्ता ना था। अपनी ख्वाहिश तो थी जिंदगी को जिए, बात बन न सकी। अपनी ख्वाहिश तो थी जिंदगी को जिए, बात बन न सकी। बात बनती भी क्या, दिल में हिम्मत न थी, सर में सौदा। बात बनती भी क्या, दिल में हिम्मत न थी, सर में सौदा न था। जो भी जैसे हुआ सबको मालूम था, सबके था। जो भी जैसे हुआ सबको मालूम था, सबके था सामने। शहर बेदार में कोई सोया न था, कोई अंधा न था। शहर बेदार में कोई सोया न था, कोई अंधा न था। दिल था खाली मकान जिसमें चीजें थी कम और जाले बहुत। दिल था खाली मकान जिसमें चीजें थी कम और जाले बहुत। माँ सिवा याद के मुद्दतों से वहां कोई ठहरा न था। माँ सिवा याद के मुद्दतों से वहां कोई ठहरा न था। और बेवफा लोग तो शहर में कुछ न कुछ थे हमेशा से ही। बेवफा लोग तो शहर में कुछ न कुछ थे हमेशा से ही। कोई ढूंढे से भी बावफा ना मिले, यार ऐसा ना। कोई ढूंढे से भी बावफा ना मिले, यार ऐसा न था। उसके घर में हुए हादसे की खबर दूसरों से मिले। उसके घर में हुए हादसे की खबर दूसरों से मिले। अपने हमसाए से इस कदर फासला पहले होता ना। अपने हमसाए से इस कदर फासला पहले होता न था। और पटरियों पर खड़े हर तरफ हर जगह बेखबर लोग थे। पटरियों पर खड़े हर तरफ हर जगह बेखबर लोग थे। पास आती हुई रेल की सीटियां कोई सुनता नहीं था। पास आती हुई रेल की सीटियां कोई सुनता न था। और कोई थक कर गिरे और बाकी उसे रौंद कर चल पड़े।
कोई थक कर गिरे और बाकी उसे रौंद कर चल पड़े, जाने क्या मौत थी इनके पीछे पड़ी, कुछ भी खुलता न। जाने वाह। क्या मौत थी इनके पीछे पड़ी, कुछ भी खुलता न था। और हमने अमजद बहुत सबको आवाज दी, हाथ पकड़े बहुत। हमने अमजद बहुत सबको आवाज दी, हाथ पकड़े बहुत। वक्त की रह गुजर ऐसी ढलवान थी, कोई रुकता नहीं। वाह, कोई वक्त रुकता ना की था। रह गुजर गुजर ऐसी ढलवान थी, कोई रुकता नहीं। वाह मुझे वाह, एक वेरी नाइस, वेरी लिखी नाइस। थी जी। जी। और गजल ही कोई और सुना दूं या? गजल सुना दे। मैं बल्कि आपसे पूछने लगा था, वो आपने हुमैरा चन्ना के साथ एक रिकॉर्ड करवाई थी अपनी, तू सुनता जा सजना। जी जी। जी जी, वो उसका मैं, वो अगर आप हमारे व्यूअर्स को सुना दें, आई थिंक। नहीं, वो तो शायद मुझे इस वक्त याद भी ना हो और ठीक है, सुनानी भी शायद मुश्किल हो। लेकिन मैं ठीक है। कोशिश करूंगा। असल में वो बेचारी वो वहीं पड़ी हुई है। वो कोशिश करूंगा हाँ, कि किसी तरह रिलीज हो जाए ताकि लोगों के सामने बिल्कुल, वो वो पहुंच बहुत जाए। क्लासिक है। वो तो रिलीज होगी तो मैं कहता हूँ बहुत लोग खुश होंगे। दैट वुड बी वेरी नाइस। चल, मैं आपको एक बहुत ही छोटी बैर की गजल सुनाता हूँ, बहुत ही छोटी बैर जी। की। लेकिन इसमें भी हमारा आज जो है वो शायद नजर आएगा। हम्म, हम्म, पहला मिसरा है, देखते क्यों नहीं, हम्म, देखते क्यों नहीं। और दूसरा मिसरा है, सोचते क्यों नहीं। हम्म, देखते हम्म, क्यों नहीं, सोचते क्यों नहीं, मौत क्या पड़ गई, बोलते क्यों नहीं। मौत क्या पड़ गई, बोलते क्यों नहीं। और दिन ये अपनी तरफ घूमते क्यों नहीं। दिन ये अपनी तरफ घूमते क्यों नहीं। जो हुआ सो हुआ, भूलते क्यों नहीं। जो हुआ सो हुआ, भूलते क्यों नहीं। वो बेसमर नींद से जागते क्यों नहीं। बेसमर नींद से जागते क्यों नहीं। और ज़हन की खिड़कियां खोलते क्यों नहीं। ज़हन की खिड़कियां खोलते क्यों नहीं। वो गया तो गया, वो गया तो गया, रोकते क्यों नहीं। वो गया तो गया, रोकते क्यों नहीं। तो सभी गूंगे हो क्या, सभी गूंगे हो क्या, बोलते क्यों नहीं। सभी गूंगे हो क्या, बोलते क्यों नहीं। और दर्द के हाथ को छोड़ते क्यों नहीं। और गम में नशा तो है, झूमते क्यों नहीं। गम में नशा तो है, झूमते क्यों नहीं। और प्यार तुमको भी है, मानते क्यों। प्यार तुमको भी है, मानते क्यों नहीं। और दिल भी बाजार है, घूमते क्यों नहीं। दिल भी बाजार है, घूमते क्यों नहीं। और आखिरी शेर सुनो कि दिल है गुस्ताख तो, दिल है गुस्ताख तो, डांटते क्यों नहीं। दिल है गुस्ताख तो, डांटते क्यों नहीं। देखते क्यों नहीं, सोचते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपकी एक जगजीत सिंह ने गाई थी एक गजल। जगजीत ने काफी चीजें गाई। एक तो ज्यादा मशहूर हुई थी, वो थी चांद के साथ कई दर्द पुराने चांद निकले, के साथ, कितने गम बिल्कुल थे जो तेरे गम के बहाने निकले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दश्त तन्हाई हिजरा में खड़ा देखता हूँ, हाय क्या सोच, हाँ, हाय क्या लोग, हाय क्या लोग मेरा मेरा साथ साथ निभाते। निभाने निकले। बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ, आपको एक याद है, वो जो पंजाबी है एक आपकी, बड़ी जबरदस्त अखा, मेरे ख्याल में, अक्का एक दिन सुख जाना है, सावा हाँ एक वो, दिन मुक जाना है, सिद्धे हाँ, तीर जमाना ने भी मांग कमाना चुक जाना है। नवे दिना दियां सच्चियां गल्लां कद तक टाली जावेंगा, चलिया कद हम्म, तक कबरां उत्ते दीवे बालियां। बिल्कुल। यही एंड चल, मैसेज यही देना चाह रहा था मैं, जो आपने दे दिया। तो यही बिल्कुल है रियलिटी लाइफ की, कि मूविंग ऑन इज द की, और आपको चलते जाना चाहिए आगे, और बिल्कुल। अपनी सही सही चीजों को फॉलो करें, और होप इंशाल्लाह ताला। बल्कि मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा हमारे व्यूअर्स के लिए भी, कि कोई चीज आप लिख रहे हैं, कोई स्क्रीन प्ले, कोई इस तरह की चीज, कोई इन पाइपलाइन है नहीं जो यार, इस नहीं मैं नहीं लिख रहा। दिल में तो, दिमाग में तो बहुत सही बातें हैं, लेकिन चूंकि हम्म, मुझे लगता है कि जो मैं लिखूंगा वो लोगों तक उस तरह से पहुंच नहीं सकेगा। हालात इस तरह के हम्म, हुए हैं। तो हम्म, उम्मीद की जानी चाहिए कि अल्लाह करे ये चीजें ठीक हों, अपनी अपनी जगह पे आए, बिल्कुल ताकि जो मैं बिल्कुल लिखूं वो उसी तरह से लोगों तक पहुंच जाए। बिल्कुल और फिर बिल्कुल। मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े, वजाहतें ना करनी पड़े कि ये मैंने नहीं लिखा।
तो मेरे बिल्कुल सही बात है। बस मैं दुआ भी करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि अल्लाह ऐसी सूरत लाए। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे हम आपके लिखे हुए ड्रामे दोबारा देखें, दोबारा इस चीजों को देखें, बल्कि जल्द देखें, ताकि ये जो इस वक्त एक जमूद सा है हमारे टोटल क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर, ये टूटे और आपकी जो सोच है वो दोबारा लोगों पर आए और लोगों लोगों तक आए और लोग उसको देख के तो अपने अंदर जो तब्दीली एक हमें लानी चाहिए, जो हकीकी तब्दीली मुआशरे के अंदर वो आए। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। इट वॉज वेरी नाइस हैविंग यू। इट वॉज सच अ बहुत ऑनर एंड सच अ प्लेजर। बहुत मोहब्बत, और अब मिलकर हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस अजाब, पूरी कायनात अपने पूरे इंसानियत से इसको दूर करे और लोगों से इससे सबक लेने की तौफीक, समझने की तौफीक, बिल्कुल, आमीन कि हम आमीन। बहुत शुक्रिया नेचर की तरफ आपका। वापस जा सके, जितना जी। जितना नेचर की तरफ वापस जा सके, करीब उसके रह सके, उतना रहना चाहिए। और हम्बल हो सके। आजकल ये बहुत बड़ा मसला है, जी ह्यूमिलिटी बिल्कुल खत्म होती जा रही जी हाँ है। जी, तकब्बर जाल देखें, अल्लाह ताला को शिरक के बाद सबसे ज्यादा नापसंद चीज तकब्बर है, तो बिल्कुल इसलिए तकब्बर से हर मुमकिन बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग फॉर विद अमेजिंग सेशन विद द लेजेंडरी अमजद इस्लाम। अमजद साहब, बहुत अच्छी बातें हुई, उम्मीद है आप सबको भी बहुत पसंद आई होंगी। कल हमारा सेशन होगा एक लेजेंडरी कंपोजर अरशद महमूद साहब के साथ, जिन्होंने जी धूप किनारे और फैज अहमद फैज का, नैरा सिंह फैज का भी म्यूजिक दिया, और बहुत जबरदस्त उनकी कॉम्पोजिशन है जिनके बारे में हम उनसे कल बात करेंगे 9:30 बजे। थैंक यू वेरी मच। दोबारा